नमस्कार व्यूअर्स, त्रिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी मध्य प्रदेश के साहित्यकारों की पूरी सीरीज चल रही थी, जिसमें मैंने आपको मध्य प्रदेश के प्राचीनकालीन साहित्यकार, मध्यकालीन और आधुनिक साहित्यकारों के बारे में पूरे वीडियो डाल दिए हैं। अब आज हम देखने वाले हैं उन्हीं पर आधारित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हैं पूछे जाने की जिनकी संभावना है, ऐसे प्रश्नों को आज हम देखने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम, चाहे वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम हो, एमपी एडीपीओ का एग्जाम हो, एमपी पीएससी का एग्जाम हो, या जो भी एग्जाम पीएससी के द्वारा आयोजित किए जाएंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा यह वीडियो। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यदि आप मध्य प्रदेश की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल और यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, तो आप चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज। सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि मालती माधव के लेखक कौन है। मालती माधव के लेखक कौन है। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि मालती माधव के लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मालती माधव के लेखक है भवभूति। राइट आंसर हो जाएगा भवभूति मालती माधव के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन सी है। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इनकी जो रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। कौन सी रचना है, तो चांद का मुंह टेढ़ा है, यह गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकित है दुख किसकी रचना है। चकित है दुख, यह रचना किसकी है। तो जो चकित है दुख, यह जो रचना है यह भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। किसकी है, तो भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। अगर आपको इन साहित्यकारों से, कवियों से संबंधित डिटेल चाहिए तो इसके वीडियो इसी चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, तो आप उन्हें भी जाकर पहले पूरा जरूर देखिए। उसमें आपको बहुत सारे फैक्ट्स भी मिल जाएंगे, फिर आप इन एमसीक्यूज वाले वीडियो को भी देखिए, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उर्मिला किसकी रचना है। उर्मिला किसकी रचना है। तो जो उर्मिला है यह रचना है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है उर्मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलाखंड किसकी रचना है। आलाखंड किसकी रचना है। तो जो आलाखंड रचना है यह किसकी रचना है, जगनिक की है। किसकी रचना है, आलाखंड। आलाखंड रचना है जगनिक की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती। ये क्वेश्चन पीएससी के द्वारा ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ब्रज। कौन सी भाषा मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है, तो ब्रज भाषा मध्य प्रदेश में नहीं बोली। हाँ, यदि आप भाषाएं को पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के अंदर, तो ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है ग्वालियर मुरैना, तो हल्का प्रभाव देखने को मिलता है इस भाषा का, लेकिन पूरी तरह से ब्रज भाषा मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगली है, क्वेश्चन है आपका कि रानी नागफनी की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है। रानी नागफनी की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो जो रानी नागफनी की कहानी यह है हरिशंकर परसाई जी की रचना है, जो कि प्रसिद्ध व्यंग्यकार भी हैं हरिशंकर परसाई जी। इनकी रचना है रानी नागफनी की कहानी। अगला क्वेश्चन है आपका कि छत्रसाल दशक किसकी रचना है। छत्रसाल दशक किसकी रचना है। तो जो छत्रसाल दशक है यह रचना है भूषण की। किसकी रचना है, तो छत्रसाल दशक के राइटर है भूषण। भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना भवभूति की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवभूति की नहीं है। तो देखिए, उत्तर रामचरित, मालती माधव, ये दोनों रचनाएं भवभूति की हैं। आगे देखते हैं, महावीर चरित और कादम्बरी। महावीर चरित, कादम्बरी, तो जो कादम्बरी रचना है यह किसकी, भवभूति की नहीं है, कादम्बरी। इसका राइट आंसर होगा डी, भवभूति की रचना कादम्बरी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन साहित्यकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन साहित्यकार नहीं है। तो देखिए, केशवदास, पद्माकर और भूषण, ये दोनों तीनों जो हैं ये प्राचीन कालीन हैं। तो इसमें ये दोनों कौन से हैं, केशव, पद्माकर और भूषण, ये तीनों जो साहित्यकार ये मध्यकालीन है। भर्तृहरि जो है ये प्राचीन कालीन, तो मध्यकालीन कौन नहीं है, तो भर्तृहरि। इसका राइट आंसर हो जाएगा भर्तृहरि। कौन, भर्तृहरि मध्यकालीन कवि नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसे ध्यान रखिएगा। तो इस जो भारत का शेक्सपियर कहे जाते हैं, किसकी तुलना की जाती है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कालिदास। अब इसमें देख लेते हैं, और जो नाम जो मिल्टन नाम, भवभूति नाम दिख रहा है, इन्हें मिल्टन कहा जाता है। क्या किस संज्ञा से दिया जाता है, तो इन्हें मिल्टन कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करूं मैं, माखनलाल चतुर्वेदी की यदि बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी को
एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये उपनाम भी हो सकता है, आगे क्वेश्चन भी देखने को मिले इनके बारे में। ठीक, नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है कि पद्माकर ने अलीजाह प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके दरबार में की थी? पद्माकर ने अलीजाह प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके दरबार में की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दौलत राव सिंधिया के दरबार में। किसके दरबार में की थी? दौलत राव सिंधिया के दरबार में इन्होंने अलीजाह प्रकाश की रचना की हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शतकाय किसकी प्रसिद्ध रचना है? शतकाय, लगभग शतक से जितने भी नाम आते हैं सब किसने लिखी हुई है? तो शतकाय जो रचना है या किसकी रचना है? तो ये रचना है भर्तृहरि की। किसकी रचना है? भर्तृहरि की रचना है शतकाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास किस ग्रंथ में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन करते हैं? कालिदास किस रचना में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है या करते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका बहुत चर्चित क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है अभिज्ञान शकुंतलम। किस रचना में किया हुआ? अभिज्ञान शकुंतलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं जो शुंग वंश के राजकुमार हुए थे अग्निमित्र और मालविका, उनकी प्रेम कहानी के वर्णन मालविका अग्निमित्र में मिलता है। इसे भी आपको अच्छे से रखना है। मेघदूतम में अमरकंटक का वर्णन मिलता है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है आगे आपको देखने को मिले। तो मेघदूतम में किसका वर्णन मिलता है? तो अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन मेघदूतम में कालिदास ने किया हुआ है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, गुलाबी उर्दू के जनक कौन माने जाते हैं? गुलाबी उर्दू के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुल्ला रामोजी। मुल्ला रामोजी जिन्हें गुलाबी उर्दू का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम जटाशंकर था? निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम जटाशंकर था? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विशेष रूप से आप ध्यान रखिए उपनाम वगैरह किसको। तो इसका सही आंसर भूषण को जटाशंकर के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा भूषण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि हर्षचरित किसकी रचना है? हर्षचरित किसकी रचना है? हर्षचरित किसकी रचना है? तो जो हर्षचरित रचना है किसके द्वारा लिखी गई? तो बाणभट्ट। इसके लेखक राइटर कौन है? हर्षचरित रचना है किसकी? तो बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला शकुंतलम किसने लिखा है? शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि कुछ जो प्रमुख साहित्यकार हैं मध्य प्रदेश, जैसे कालिदास हो गए, भर्तृहरि हो गए, भभूति हो गए, इन सब के ट्रिक, किसकी रचनाओं को याद करने के ट्रिक भी इसी चैनल पे डले हुए हैं। तो आप उन्हें भी शॉर्ट्स वीडियो के रूप में डले हुए हैं, तो आप उन्हें भी जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। किस लोक कवि को महान कृषि पंडित कहा भी माना जाता है या कृषि वैज्ञानिक कहा जाता है? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किस लोक कवि को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है घाघ को। किसे कहा जाता है? घाघ को कृषि वैज्ञानिक या कृषि पंडित के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने लगभग जितनी भी रचनाएं आप इनकी देखेंगे, लोक साहित्यकार हैं ये घाघ। इन्होंने सभी अपनी रचनाएं कृषि पर आधारित की हुई है, पूरी कृषि पर आधारित, इसलिए इनको कृषि वैज्ञानिक के रूप में संज्ञा दी जाती है। चलिए अगले देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत सिंगा जी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के निवासी थे? संत सिंगा जी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के निवासी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निमाड़। कहाँ के थे? निमाड़ के थे। और आपके याद रखना, जो संत सिंगा जी हैं इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें मालवा का कबीर कहा जाता है। संत सिंगा जी को किस नाम से जाना जाता है? तो संत सिंगा जी को मालवा का कबीर भी कहा जाता है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिए, उपनाम के रूप में आपसे यह पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगला आपके लिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्मात्री परिषद के सदस्य रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्मात्री परिषद के सदस्य रहे हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन थे? तो बालकृष्ण सर्वनवीन। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अच्छे से याद रखिए कौन व्यक्ति ऐसा साहित्यकार है जो लोकसभा सदस्य वगैरह मेंबर रहा है, राज्यसभा विधायक रहा है, या
संविधान निर्मात्री सभा जो बनाई गई थी संविधान का गठन करने के लिए, उसमें कौन सदस्य रहा है? तो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी जो हैं यह संविधान निर्मात्री परिषद के सदस्य भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म, ये पुराना है तो बाबई, अभी इसका नाम बदल दिया गया, तो इसे भी आप ध्यान रखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबई इस क्वेश्चन का। लेकिन अभी इस बाबई का नाम क्या कर दिया गया है? तो आपको याद रखना करंट की दृष्टि से भी इस बाबई का नाम कर दिया गया है माखन नगर। क्या कर दिया गया है? माखन नगर। तो हो सकता है ये ऑप्शन में दिखे, तो ये राइट आंसर हो जाएगा माखन नगर, क्योंकि दो नाम ये भी बदला गया है कि नर्मदापुरम, होशंगाबाद का भी नाम बदल दिया गया, इनका जन्म स्थान ही है वो। तो नर्मदापुरम होशंगाबाद का नाम और जहाँ पे इनका जन्म स्थान होता है बाबई ग्राम का नाम अब माखन नगर कर दिया गया है। तो इसे भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट आपको कि अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार मध्यकालीन साहित्यकार नहीं है? शायद रिपीट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार मध्यकालीन साहित्यकार नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन नहीं है? तो बाण भट्ट। मध्यकालीन कवि कौन नहीं है? मध्यकालीन साहित्यकार नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बाण भट्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से भवभूति की रचना कौन सी है? निम्नलिखित में से भवभूति की रचना कौन सी है? तो दिए गए मालती माधव, उत्तर रामचरित, महावीर चरित, तो ये सभी रचनाएं किसकी है? भवभूति के। तो राइट आंसर हो जाए उपरोक्त सभी रचनाएं किसकी है? भवभूति की ही है। अगला है केशव ने रसिक प्रिया नामक रचना किसकी प्रेरणा से लिखी थी? केशव ने जो रचना है इनकी रसिक प्रिया किसकी प्रेरणा से लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राम प्रवीण की प्रेरणा से। किसकी प्रेरणा से? राम प्रवीण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन बुंदेली लोक साहित्य का सिरमौर माना जाता है, शीर्ष कवि माने जाते हैं? तो बुंदेली लोक साहित्य के जो सिरमौर कवि माने जाते हैं, ये माने जाते हैं ईसुरी को। किसे माना जाता है? ईसुरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बिखरे मोती किसकी रचना है? बिखरे मोती किसकी रचना है? तो जो बिखरे मोती है यह रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में यदि फैक्ट जानना है तो आप वीडियो जरूर जाके देखिए। सुभद्रा कुमारी चौहान ऐसी पहली कवित्री थी, ये पहली महिला थी जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुई थी। इसे भी आपको ध्यान रखना है। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये है तो अपन इनका जो मूल जन्म हुआ था ये इलाहाबाद। कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म स्थान है इलाहाबाद। और इनका विवाह हुआ था खंडवा में, इसलिए खंडवा इनकी कर्मभूमि रही है, इसलिए हम इन्हें पढ़ते हैं। लेकिन यदि कहीं पूछे जन्म स्थान क्या है, तो इनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश नहीं है, इलाहाबाद है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी की बारात किसकी रचना है? मिट्टी की बारात किसकी रचना है? तो जो मिट्टी की प्रसिद्ध रचना है शिव मंगल सिंह सुमन। राइट आंसर हो जाएगा शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात किसकी रचना है? तो मिट्टी की बारात जो रचना है शिव मंगल सिंह सुमन जी की है। अगला है कालिदास ने किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किया है? कालिदास ने किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघदूत। किसमें? मेघदूत में इन्होंने किया हुआ है अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी की नहीं है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की कौन सी रचना नहीं है? तो याद रखिए जो ऊपर की तीन है, ये मतलब पुष्प के अभिलाषा बहुत प्रसिद्ध रचना है इनकी, हिमकिरीटिनी, हिमतरंगिणी ये भी है, लेकिन त्रिधारा जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिधारा इनकी रचना नहीं है, ये किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। किसकी है ये रचना? ये रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, सुभद्रा चौहान। ठीक, इनकी रचना थी कौन सी? त्रिधारा। ठीक है, ये भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपने भी अच्छे से पेपर की पूरी रचनाएं उनकी पढ़िए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय आत्मा के नाम से जो जाने जाते हैं, भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। किसे जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार मुगल सम्राट के समकालीन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो साहित्यकार है जो मुगल सम्राट के समकालीन थे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थे घाघ। कौन थे? घाघ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरिशंकर परसाई द्वारा निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया गया? हरिशंकर परसाई हो या माखनलाल चतुर्वेदी हो या भवानी प्रसाद मिश्र हो, इनकी जो पत्रिकाएं हैं जिसके संपादक रहे इन्हें भी आप अच्छे से तैयार कीजिए। मैंने वीडियो में बताया हुआ है, आप उन वीडियो को जरूर देखिए। मेरा ऐसा मानना है बहुत ज़्यादा आपकी मदद मिलेगी। चलिए, हरिशंकर परसाई द्वारा निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया गया? तो उस पत्रिका का नाम है वसुधा। किस पत्रिका का? तो वसुधा पत्रिका का संपादन किया गया। अगला क्वेश्चन है हरिशंकर परसाई को मुख्यतः किस विधा के लिए जाना जाता है? तो हरिशंकर परसाई प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। क्या हैं? व्यंग्यकार हैं, सटायर करते हैं, व्यंग्यकार हैं ये हरिशंकर परसाई जी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं। ये जितने भी क्वेश्चन है पीएससी के एग्जामों में ही पूछे गए हैं, विभिन्न एग्जामों में, तो इन्हें भी मैं आपको कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जितने भी साहित्यकारों से रिलेटेड एमसीक्यू आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है, तो मध्य प्रदेश की जो बोली इनमें से कौन सी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की बोली कौन सी नहीं, भोजपुरी मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती। चलिए, नहीं है, बोली नहीं है पूछा जा रहा है, बोली नहीं जाती है नहीं पूछ रहा है, बोली नहीं है तो भोजपुरी नहीं है। चलिए अगला है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है, तो कौन सी बोली नहीं बोली जाती, तो यहाँ नहीं बोली जाती कौरवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौरवी, जो कि मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस जिले में बघेली भाषा नहीं बोली जाती है, किस जिले में बघेली भाषा नहीं बोली जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बघेली भाषा नहीं बोली जाती टीकमगढ़। जैसे बुंदेलखंडी बोली जाती है तो यहाँ बघेली नहीं बोली जाती है, टीकमगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन फिर से देखिए आया, पूछा हुआ क्वेश्चन है पीएससी के 2010 में कि कालिदास के किस ग्रंथ के अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया है, किस ग्रंथ में अमरकंटक सौंदर्य का वर्णन किया, तो इसका राइट आंसर मेघदूतम। किसमें किया है, मेघदूतम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस गायक का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, निम्नलिखित में से किस गायक का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खां। इनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, उस्ताद अलाउद्दीन खां इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान कहाँ है, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होशंगाबाद। कहाँ पे हुआ था भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म, तो होशंगाबाद। और इस होशंगाबाद का नाम आपको याद रखना बदल दिया गया है, तो अब हो सकता है आए आपको नर्मदापुरम लिखा आए, या मैच द कॉलम में मिलाने का तो नर्मदापुरम ही इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जिले का नाम बदल दिया गया है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है, तो मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम है, जबकि उत्तर रामचरित इनकी रचना नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर रामचरित। अगला है जरा याद करो कुर्बानी गाने के रचयिता कौन थे, तो इसके रचयिता है प्रदीप। कौन है, इनकी हाल ही में डेथ भी हो गई है, तो इन्हें भी अच्छे से ध्यान हो सकता है पूछ ले, तो प्रदीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो मध्य प्रदेश से संबंधित साहित्यकार कौन सा है नहीं है, तो धर्मवीर भारती। इनका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं रहा है। और लास्ट क्वेश्चन है कौन सा संस्कृत मध्य प्रदेश, निम्नलिखित में कौन सा संस्कृत मध्य प्रदेश का नहीं है, सॉरी साहित्यकार होगा, यहाँ पे संस्कृत मिसप्रिंट हो गया है, कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश का नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कल्हड़। कल्हड़ कहाँ के हैं, कश्मीर के बारे में बताएं, कश्मीर से इनका संबंध है, तो कल्हड़ मध्य प्रदेश का साहित्यकार नहीं, यहाँ पे साहित्यकार आएगा, तो इसका राइट आंसर साहित्यकार। तो ये थे आपके पूरे एमसीक्यूज जो कि साहित्य पर आधारित थे, साहित्यकारों पर आधारित थे। मेरा पूरा उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल यदि वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।